नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर एजुकेशन का पेपर आपका जो 1 है बच्चों, इसका आज हम यूनिट जो है 1 को कंप्लीट करा रहे हैं। और बहुत ही शीघ्र इसका जो दूसरा पेपर है जो कि फाइनल ईयर में आपके 5 सेमेस्टर आपका 6 सेमेस्टर आपको पढ़ना रहता है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको 2 पेपर आपको देना पड़ता है बच्चों। तो आपका एजुकेशन का आपके पेपर आपका ये 1 है। इसी का आज जो हम फर्स्ट जो चैप्टर है, पहला जो आपका यूनिट है, इसको आज हम पूर्णतः कंप्लीट करा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों इससे बनने वाले जितने भी लिखित वाले क्वेश्चन हैं उनको हम कराएंगे, और बाद में इसी चैप्टर से जितने भी आपके MCQ क्वेश्चन बनेंगे उनको भी साथ में हम करा देंगे, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय लिखित का भी कराते हैं और MCQ का भी पेपर कराते हैं। पेपर यहाँ से देख लीजिए बच्चों, एजुकेशन का पेपर है। पेपर का आपका नेम यही रहेगा, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। यूपी के जितने विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। अब इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है, सबसे पहले इसको देख लीजिए। पहला बच्चों जो आपका यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, जिसको हम शैक्षिक संगठन कहते हैं। शैक्षिक संगठन क्या है बच्चों, इसका अर्थ, इसके प्रकार और शैक्षिक संगठन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो ये क्वेश्चन आज हम करा रहे हैं। ये क्वेश्चन बच्चों लिखित वाले पेपर में जरूर फंसेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहले बच्चों शैक्षिक जो संगठन क्या है, इसको समझ लीजिए सभी लोग। शैक्षिक का मतलब होता है बच्चों शिक्षा, मतलब शिक्षा की जो संगठन है वही होता है शैक्षिक संगठन। तो शैक्षिक संगठन का तात्पर्य है उन जो है संरचित संस्थानों से है जो समाज और विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो है कार्य करती है। मतलब जो है शैक्षिक संगठन क्या है बच्चों, शैक्षिक संगठन एक संरचित जो है संस्थानों को कहा जाता है जो समाज और जो विद्यार्थी है उसकी जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, पढ़ने की जो आवश्यकताएं होती है और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, इसी को हम शैक्षिक संगठन कहते हैं। जैसे कि शैक्षिक संगठन बच्चों होता है तो स्टूडेंट के पढ़ने के लिए जैसे उसमें सारे कार्य किए जाते हैं, तो वही आपका शैक्षिक संगठन कहलाता है। और भी यहाँ से इसकी परिभाषा दी हुई है, इसका अर्थ कि शैक्षिक संगठन जो है वह संस्थाएं या जो है समूह है जिनकी स्थापना शिक्षा और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए जो है की जाती है। मतलब जो है शैक्षिक संगठन क्या बच्चों, एक प्रकार से समूह है, फिर संस्थाएं हैं, और जिसकी स्थापना जो है अधिगम मतलब जो है शिक्षा और अधिगम को, मतलब जो है सीखना और जो है पढ़ना और लिखना, इसको जो है बढ़ावा देने के लिए जो है इसकी स्थापना की जाती है। ये शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, विकास से संबंधित विभिन्न जो सेवाएं हैं उसको प्रदान करते हैं। एक उदाहरण के लिए विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र और परीक्षा बोर्ड, शिक्षा से संबंधित जो सरकारी विभाग आदि इसमें शामिल है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य बच्चों रहता है, ये जो संस्थान है, जो समूह है, इनका उद्देश्य यही रहता है कि जो विद्यार्थी है और जो शिक्षार्थियों के बीच ज्ञान, कौशल, मूल्यों को जो है प्राप्त करने की प्रक्रिया को जो है सुगम बनाना। मतलब जो है एक प्रकार से सभी इसकी स्थापना करना, जो संस्थान है शैक्षिक, और अधिक से अधिक जो है लोगों को जो है शिक्षित करना, यही इसका उद्देश्य रहता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे विद्वान हैं, इसकी परिभाषा को परंपरा शब्दों में बताने का प्रयास किया है, तो कुछ हम विद्वानों की परिभाषाओं को भी आप लोग के समक्ष रख रहे हैं। जैसे कि इसमें पहली परिभाषा है कि शैक्षिक संगठन उन जो संरचित संस्थानों को संदर्भित करते हैं जो छात्रों और समाज की जो शैक्षिक आवश्यकता है, मतलब शिक्षा संबंधी जो आवश्यकता है और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो है रणनीतियों की पहचान करना, विकास करना और कार्यान्वयन में जो है संलग्न जो होती है। मतलब जो है इस प्रकार आप कह सकते हो कि शैक्षिक संगठन बच्चों जो है एक प्रकार से संगठन है जो छात्रों और समाज की जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं और उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो है रणनीति बनाता है, उसमें मदद करता है। अगली जो परिभाषा दी हुई बच्चों, एक शैक्षिक संगठन वह संस्था या जो है समूह है जिसकी स्थापना मुख्य रूप से शिक्षा प्रदान करने और सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ही की जाती है। ठीक है, अगली परिभाषा जो कि हेनरी फेयोल लिखते हैं, इनके अनुसार कि संगठन का अर्थ होता है कि योजना बनाना, निर्देशन देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना। और वे जो प्रबंधन और संगठन को एक ही संदर्भ में जो है देखते हैं, जहां संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जाता है वही संगठन होता है। अब यहाँ से अगली परिभाषा बच्चों जो कि लूथर गुलिक महोदय लिखते हैं, उन्होंने जो संगठन को पोस्ट कार्ड, मतलब जो है पीक मतलब प्लानिंग करना, ओस मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो है संगठन नियुक्ति करना। ठीक है, और जो है नियुक्ति और निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन, बजट, इसके माध्यम से जो इसको परिभाषित किया है, जो किसी भी जो है संस्थान की जो कार्यप्रणाली है उसका आधार है। अगली परिभाषा एकदम समान शब्दों में बच्चों हम कहें
तो यह जो है मानवीय मतलब जैसे कि शिक्षक और छात्र, और जो भौतिक जैसे कि कोई छात्र होता है, तो कोई स्कूल होता है बच्चों, तो उसमें जो है एक जो कि पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, पढ़ाने वाला टीचर होता है, और भौतिक हो जैसे कि जो स्कूल बना है उसको भौतिक कहते हैं, भवन और जो उपकरण और वित्तीय संसाधनों का एक ऐसा जो कि संकलन है जो शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक इकाई के रूप में जो कार्य करता है, उसी को हम शैक्षिक जो संगठन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों इसके प्रकार की हम बात करें, इसके प्रकार क्या है। ठीक है, इसका पहला जो प्रकार है औपचारिक जो संगठन, इसका पहला बच्चों प्रकार है, ये जो पूर्व निर्धारित नियमों पाठ्यक्रमों के साथ जो है संचालित होते हैं। जैसे कि पूर्व जो है विद्यालय जिसमें आंगनवाड़ी नर्सरी से स्टार्ट होता है, उसके बाद आता है विद्यालय जिसमें प्राथमिक माध्यमिक उच्च जो है विद्यालय आते हैं, फिर है उच्च शिक्षा जैसे कि कॉलेज यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ये सब। अब दूसरा इसका जो बच्चों प्रकार है अनौपचारिक, मतलब फॉर्मल और जो है नॉन फॉर्मल जो है ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें क्या है जैसे कि गैर सरकारी संगठन जैसे कि एनजीओ वगैरह, तो इनका उद्देश्य क्या रहता है, जो शिक्षा तक पहुंच को जो है बेहतर बनाने का जो है काम ये करते हैं। दूसरा है शैक्षिक कंपनियां जैसे कि कोचिंग वगैरह, तो ट्यूशन और कौशल आधारित प्रशिक्षण देते हैं। फिर है ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म जैसे कि कुछ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, दूरस्थ शिक्षा केंद्र है, तो इसके माध्यम से जो है लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ से बच्चों शैक्षिक संगठन की हम विशेषताओं की हम बात करें तो इसकी विशेषता यहाँ से समझ लीजिए। उससे पहले शैक्षिक संगठन की परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए। शैक्षिक संगठन बच्चों एक ऐसी जो है संस्था है जो समाज की शैक्षिक जो आवश्यकताएं हैं, शिक्षा से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने और अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए जो है इसकी स्थापना होती है, या फिर शैक्षिक संगठन जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके हम विशेषताओं की बात करें, जैसे कि इसकी पहली विशेषता है कि निश्चित उद्देश्य। तो इनका जो है मुख्य जो लक्ष्य होता है छात्रों को जो है ज्ञान कौशल मूल्यों का जो है प्रसार करना होता है छात्रों में, और यह जो है समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाले जिम्मेदार नागरिक जो है तैयार करते हैं। दूसरी इसकी जो विशेषता बच्चों व्यवस्थित जो है संरचना, तो इनमें जो है प्रबंधन प्रधानाचार्य शिक्षक कर्मचारी छात्र एक निश्चित जो है पदानुक्रम में व्यवस्थित होते हैं, और जहाँ सभी की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां जो है स्पष्ट होती हैं। अगली इसकी विशेषता बच्चों नियम और जो प्रक्रियाएं, तो ये संगठन जो होते हैं बच्चों औपचारिक नियमों नीतियों के आधार पर जो है कार्य करते हैं, जो अनुशासन शैक्षिक मानकों को बनाए रखने में भी जो है मदद करते हैं। अगली इसकी बच्चों जो विशेषता है पाठ्यक्रम आधारित जो शिक्षण, मतलब जो है शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक संस्थान एक विशेष पाठ्यक्रम या सिलेबस का जो है पालन करते हैं। जैसे कि आप बीए की तैयारी करें तो बच्चों आपका हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सभी का जो सिलेबस अलग अलग होता है। फिर अगली जो विशेषता है संसाधन जो है प्रबंधन, मतलब जो है यह संगठन मानवीय जैसे कि शिक्षक और छात्र और भौतिक जैसे कि भवन पुस्तकालय प्रयोगशाला ये संसाधनों का कुशल जो है प्रबंधन भी जो है करते हैं। अगली इसकी विशेषता है निरंतर जो है मूल्यांकन, मतलब जो है छात्रों की प्रगति और शिक्षण की प्रभावशीलता को मापने के लिए नियमित परीक्षा मूल्यांकन की प्रक्रिया भी जो है अपनाई जाती है। जैसे कि स्कूल में होता बच्चों टेस्ट लिया जाता है, परीक्षा होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें भी होती हैं। फिर है सामाजिक संस्था के रूप में, तो विद्यालय को जो कि समाज का एक लघु रूप माना जाता है, जहां सामाजिकरण की प्रक्रिया छात्रों को सांस्कृतिक नैतिक मूल्यों को जो है शिक्षा इसमें दी जाती है छात्रों को। फिर इसमें लास्ट की जो विशेषता है गतिशीलता और जो है अनुकूलन, तो समय और जो है समाज की बदलते जरूरतों के अनुसार ये अपनी नीतियों शिक्षण विधियों में बदलाव जो है करते हैं। तो ये थी बच्चों इनकी विशेषता, ये थे इसमें जो कि एक ही क्वेश्चन था कि शैक्षिक संगठन क्या है, इसका अर्थ इसके प्रकार इसकी विशेषता मैंने करा दिए हैं। अब बच्चों इससे बनने वाले जितने भी समस्त आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन है उनको भी हम कराए दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय आपका एमसीक्यू का पेपर जो है कराती है। तो सभी विद्यार्थी एमसीक्यू वाला भी सारे क्वेश्चनों को देख लीजिए। यहाँ से बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन भी देख लीजिए। इसका पहला जो क्वेश्चन दिया देखिएगा कि शैक्षिक संगठन का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। तो शैक्षिक बच्चों संगठन का अर्थ होता है कि शिक्षा प्रदान करने वाले समूह या संस्था ये भी होता है, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों का समूह ये भी है, और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों में जो है संस्थानों का एकीकरण, ये सभी क्या है शैक्षिक संगठन की परिभाषा को इंडिकेट करती हैं, फिर उसकी परिभाषा को जो बताती हैं। तो इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर कि शैक्षिक संगठन का उद्देश्य बच्चों क्या होता है, आपको बताना है। तो शैक्षिक संगठन का जो उद्देश्य है शिक्षा प्रदान करना भी है, और शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति करना भी है, शिक्षा के माध्यम से व्यक्तिगत विकास भी है। ये सभी बच्चों इस लिस्ट में का राइट होगा आपका डी। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक संगठन के प्रमुख जो घटक हैं, तो कौन इसके प्रमुख घटक हैं बच्चों आपको बताना है।
तो इसमें जो है उद्देश्य, संरचना, कार्य सभी इसके बच्चों घटक होंगे। इसमें का भी डी। अगला ऑप्शन पे आपका 4 नंबर है कि शैक्षिक संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो प्रभावी प्रशासन, कुशल संगठन, समर्पित कर्मचारी, ये सभी हैं। इसमें का डी। अगला ऑप्शन पे आपका 5 नंबर है कि शैक्षिक संगठन के प्रकारों के आधार है। तो उद्देश्य, स्तर, स्वामित्व, ये सभी हैं। इसमें का डी। अगला ऑप्शन देखिएगा 6 नंबर है कि उद्देश्य के आधार पर शैक्षिक संगठनों के प्रकार हैं। तो प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक, उच्चतर, ये सभी इसके प्रकार अभी मैंने आपको कराए। अगला देखिएगा कि स्तर के आधार पर शैक्षिक संगठनों के प्रकार है। तो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, सभी ये तो सेम 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। स्वामित्व के आधार पर बच्चों शैक्षिक संगठनों के प्रकार है। तो निजी, सरकारी, गैर सरकारी, इसमें का डी, सभी। अगला देखिएगा कि सरकारी शैक्षिक संगठनों का उद्देश्य क्या है बच्चों। तो सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाना, ये भी है। शिक्षा के माध्यम से आर्थिक विकास, ये सभी हैं। इसमें का डी। अगला ऑप्शन पे आपका है 10 नंबर। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है ये है कि निजी जो है शैक्षिक जो संगठन है इसका उद्देश्य क्या है। तो लाभ कमाना भी है, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना भी है, छात्रों का व्यक्तित्व पर ध्यान, ये सभी। इसमें का डी। अगला ऑप्शन पे आपका है 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि गैर सरकारी शैक्षिक संगठन का उद्देश्य क्या है बच्चों। उद्देश्य क्या है बच्चों। तो शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना, ये भी है। शिक्षा के माध्यम से आर्थिक विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य है। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाना, ये सभी इसके उद्देश्य। इसमें का चौथा यानी डी। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि शैक्षिक संगठनों के प्रबंधन के लिए आवश्यक है बच्चों। तो प्रभावी नेतृत्व, कुशल प्रशासन, समन्वय और सहयोग, सभी। इसमें का डी। अगला ऑप्शन पे आपका है 13 नंबर कि शैक्षिक संगठनों के प्रबंधन के उद्देश्य क्या है बच्चों। तो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्त करना, संगठन के जो संसाधन है उसको प्रभावी उसका उपयोग, संगठन के कार्य को सुचारू संचालन उसका, ये सभी है। इसमें का डी। अगला ऑप्शन पे आपका है 14 नंबर कि शैक्षिक संगठन के प्रबंधन के लिए आवश्यक है बच्चों। ठीक है। तो संगठित जो सिद्धांतों का ज्ञान, शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रियाओं का ज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन के कौशल, ये सभी बच्चों उसके कह सकते हो आवश्यक है प्रबंधन के लिए। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों जो कि 15 नंबर है कि शैक्षिक संगठनों के प्रबंधन के लिए आवश्यक है बच्चों। तो उसके लिए क्या आवश्यक है। तो इसमें कभी भैया डी है, सभी का डी ही है, क्योंकि स्पष्ट लक्ष्य, उद्देश्य, उचित संगठित संरचना, प्रभावी संचार, ये सभी भैया आवश्यक है। फिर आपका 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शैक्षिक संगठन क्या है बच्चों। तो शिक्षा का एक संगठन है। इसमें का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों जो कि 17 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि शैक्षिक संगठनों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपको बताना बच्चों। तो कहोगे समाज का सुधार करना होता है। इसमें का बी। बच्चों इसकी मैंने जो है प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के इसकी सारी की सारी चैप्टर्स क्लास आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि शैक्षिक संगठनों का सामाजिक उद्देश्य क्या है। तो समाज का सुधार करना, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों का संगठन क्या है बच्चों। तो छात्र संघ जो है विद्यार्थियों का संगठन हो जाएगा। इसमें का पहला। फिर है कि शैक्षिक संगठनों के प्रकारों में से एक है तो नौकरशाही संगठन, इसके प्रकारों में से एक आपका हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का बच्चों आपका जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का 20 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन लगाइएगा, पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शैक्षिक संगठनों का सरकारी रूप क्या है बच्चों। तो कहोगे राजकीय संगठन है। इसमें का बी है। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय शैक्षिक संस्थानों का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों। तो इसका जो उद्देश्य रहता है शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 23 नंबर कि शैक्षिक संगठनों के विकास में कौन कौन से कारक सहायक होते हैं। तो शिक्षक, छात्र, पुस्तकें, सभी। इसमें का डी होगा, इनमें से सभी। फिर है कि शैक्षिक संगठनों का नेतृत्व किसे कहा जाता है। तो प्रधानाचार्य को। इसमें का पहला। 24 का बच्चों पहला है। भी 25 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है। तो मानवीय संसाधन बच्चों। इसमें का सी है। फिर है कि निम्नलिखित में से जो कौन से शैक्षिक संगठन है बच्चों। तो यूनेस्को जो कि शैक्षिक संगठन है। ठीक है। और यदि हम बात करें तो इसमें का पहला ही लगाओ ज़्यादा सही रहेगा। कौन सा शैक्षिक संगठन है। विश्व बैंक, ये नहीं होगा, पहला ही लगाइएगा। अगला देखिएगा कि विद्यार्थी संघ किसे कहा जाता है बच्चों। तो छात्र का संगठन होता है। इसमें का बी। फिर है कि शैक्षिक संगठनों की व्यापकता को किस शब्द से दर्शाया गया बच्चों। तो स्कोप से। इसमें का पहला। फिर है
किन उनमें से जो है एक नहीं है? तो देखो ये सभी क्या है, WHO, यूनेस्को, यूनि सभी क्या है, इंटरनेशनल है, लेकिन ये राष्ट्रीय है बच्चों। ठीक है, तो ये इसमें से अलग है। अगला देखिएगा कि NCERT का फुल फॉर्म क्या बच्चों आपको बताना है। NCERT का फुल फॉर्म क्या बच्चों? इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सर्विस। इसमें का बच्चों डी ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शिक्षा मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित बच्चों? तो नई दिल्ली में। इसमें का पहला है। फिर एक शैक्षिक संगठनों का लाभ किसे होता है? तो समाज, व्यक्ति, सरकार सभी को। 32 का डी है। फिर 33 नंबर आपका क्वेश्चन कि भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षिक संगठन क्या है? आपको बताना है। तो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। इसमें का बच्चों पहला है। फिर है 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि शैक्षिक संगठनों के प्रकारों के आधार पर उनके बीच अंतर क्या है बच्चों? आपको बताना है। तो उनके बीच प्रमुख जो बच्चों अंतर है, उद्देश्य के आधार पर शैक्षिक संगठनों के बीच अंतर यह है कि उनका उद्देश्य अलग अलग होता है। ठीक है, तो हो सकता है इसका पहला भी, ये सभी क्या है, एक प्रकार के इनके बीच में अंतर, इसमें आप डी लगा दो। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन है कि जो है प्राथमिक स्तर के शैक्षिक संगठनों और उच्च स्तर के शैक्षिक संगठनों में क्या जो है समानताएं हैं बच्चों? तो दोनों प्रकार के शैक्षिक संगठनों का जो मुख्य उद्देश्य रहता है शिक्षा प्रदान करना ही होता है। इसमें का पहला पूर्णतः बच्चों राइट है। और जो है दोनों प्रकार के शैक्षिक संगठनों का सामाजिक जो प्रशासनिक ढांचा है अलग अलग होता है। तो हो सकता है दोनों प्रकार के शैक्षिक संगठनों में छात्र एक ही प्रकार के होते हैं। बिल्कुल, इसमें का आप लगा दो डी। 35 के बच्चों भी डी रहेगा। अगला देखिएगा कि प्राथमिक स्तर के शैक्षिक संगठनों और उच्च स्तर के शैक्षिक संगठनों में क्या अंतर होता है? आपको बताना है। तो इसके बीच में अंतर ये सभी होते हैं, जैसे कि प्राथमिक स्तर के जो शैक्षिक संगठन होते हैं इसमें प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते हैं, जबकि उच्च शिक्षा के जो शैक्षिक संगठन होते हैं उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। ये सभी बच्चों इसके बीच में अंतर है, डिफरेंट है। तो इसमें का जो राइट आपका होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन के शैक्षिक संगठनों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन से कारक बच्चों महत्वपूर्ण हैं? तो पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता, योग्य अनुभवी शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों की रुचि, अभिरुचि, ये सभी हैं। इसमें का डी। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन कि शैक्षिक संगठनों को सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या क्या कदम जो उठाए जा सकते हैं? आपको बताना है। तो इसके लिए बच्चों जो है सरकार को शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए, बिल्कुल। और शिक्षा को बेहतर प्रशिक्षण जो है दिया जाना चाहिए, और छात्रों की रुचि अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली को विकसित किया जाना चाहिए। इसमें का डी है सभी। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक संगठनों की सफलता के लिए क्या आवश्यक है बच्चों? आपको बताना है। तो शैक्षिक संगठनों का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए पहली बात तो, और शैक्षिक जो संगठन इसकी जो कार्य प्रणाली है प्रभावी होनी चाहिए, और शैक्षिक संगठन के पास पर्याप्त संसाधन भी होने चाहिए। इसमें का डी। अगला भी 40 नंबर क्वेश्चन के शैक्षिक संगठनों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कारक बच्चों महत्वपूर्ण हैं? तो पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता, योग्य और अनुभवी शिक्षकों की जो की उपलब्धता, छात्रों की रुचि अभिरुचि, सभी। इसमें का डी। फिर विद्यार्थी का संगठन क्या है बच्चों? आपको बताना। देखोगे छात्र संघ है। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि भारतीय विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण शैक्षिक संगठन क्या है? तो भारतीयों के लिए पूछ रहा तो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन का बच्चों राइट आपका होगा पहला। फिर है कि NCERT का क्षेत्र क्या है बच्चों? तो शिक्षा है। इसमें का सी है। शैक्षिक संगठनों के कितने प्रकार बच्चों? तो इसके 2 प्रकार है, फॉर्मल और जो इनफॉर्मल। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक, इसके 2 प्रकार है। अगला देखिएगा कि भारत में शैक्षिक संगठन कौन कौन से बच्चों आपको बताना है। ठीक है, तो UGC, NAAC, NCERT, सभी। इसमें का डी। इसमें का बच्चों डी। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि भारत में कौन सा शैक्षिक संगठन नहीं है? ठीक है, कौन सा शैक्षिक संगठन इसमें का नहीं है बच्चों? तो देखो इसमें पहले भी है, पहला वाला भी शैक्षिक संगठन है, एजुकेशन से संबंधित है, जिसमें ई आपका लगा हुआ है। ये सभी क्या है? एजुकेशन मतलब शिक्षा से संबंधित है। लेकिन इसमें जो है दूसरे में ई नहीं लगा हुआ, मतलब ये इससे संबंधित नहीं है। ये बच्चों किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है बच्चों, ये कृषि से संबंधित है, कृषि अनुसंधान से। इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो है बच्चों शिक्षा से संबंधित नहीं है। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका 47 नंबर है कि शैक्षिक संगठन का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है। तो शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था या समूह भी है,
और शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था भी है और एक ऐसी संस्था जो शिक्षा के दायरे में आती है, सभी इसमें का डी। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक संगठनों का महत्व किसमें है बच्चों? तो संस्था में समन्वय करने में आसानी इसमें भी है, मानव श्रम शक्ति का उपयोग इसमें भी है, प्रबंधकीय व प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि सभी है, इसमें का बच्चों डी। फिर है कि शैक्षिक संगठनों की विशेषता क्या है बच्चों? तो इसमें जो लचीलापन होता है, बिल्कुल। छात्रों के बहुमुखी विकास हेतु उचित वातावरण प्रदान करता है, बिल्कुल। छात्रों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाते, बिल्कुल। इस सभी इसमें का डी। इनमें से कौन सा संगठन के रूप में विद्यालय की विशेषता नहीं बच्चों? ठीक है, तो कौन सी एकल पहचान बच्चों इसकी विशेषता नहीं है और सभी इसकी विशेषता। फिर है कि संगठन का सिद्धांत एक किस दर्शन पर आधारित है? ठीक है, तो ये सिद्धांत बच्चों जो आधारित है निरंकुश पर, इसमें का भी। फिर है कि संगठन और प्रशासन किसके घटक है बच्चों? ठीक है, तो प्रबंधन के हैं, इसमें का पहला है। भारत में प्रशासन एवं जो है शैक्षिक प्रशासन किस जो है विज्ञान के संगठनात्मक जो है दशा के समप्रयास से प्रभावित हैं, आपको बताना है। तो किससे प्रभावित है बच्चों? आपको बताना है। तो इसमें मैक्स वेबर हर्बर्ट साइमन दोनों से, इसमें का लगा दीजिएगा सी। फिर आपका लास्ट में बच्चों 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसको देखिएगा। यह क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि संगठन जो है कार्यरत व्यक्तियों का एक समूह है जो समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ कार्य करते हैं। ये बच्चों जो स्टेटमेंट है, जो संगठन की जो परिभाषा है, इसको किसने दिया है आपको ही बताना है। ठीक है, तो बच्चों ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा जो है जो कि एम.एन. मुखर्जी जी ने दिया है। ठीक है, और जिसमें जो कि ग्रेफी दिए हुए हैं, इन्होंने जो है इसको संगठन को संरचना और मानवीय संबंधों के समन्वय के रूप में इसको परिभाषित किया है। और डब्ल्यू जो वाटसन है, जॉन डब्ल्यू वाटसन, इनका जो कार्य है मुख्य रूप से व्यवहारवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर केंद्रित है। तो इसमें का केवल सी ऑप्शन राइट है। ये बच्चों आपके 54 क्वेश्चन आपके ये रहे। अभी और भी हम करा रहे हैं, थोड़े क्वेश्चन और भी इसमें है। टोटल हम 100 क्वेश्चन इसमें बच्चों करा रहे हैं एमसीक्यू के। जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं 54, वे जो है जो कि शैक्षिक जो संगठन है उससे संबंधित क्वेश्चन थे। आप शैक्षिक संगठन की जो विशेषता है इससे को संबंधित क्वेश्चन है, इनको भी देख लीजिए सभी विद्यार्थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शैक्षिक संगठन की एक विशेषता यह है कि वे गैर लाभकारी संगठन होते हैं, बिल्कुल। इसमें का बच्चों लगा दीजिएगा दूसरा। फिर आपका है कि शैक्षिक संगठन की एक अन्य विशेषता यह है कि वे, तो उसकी विशेषता बच्चों क्या है? तो इसकी विशेषता बच्चों यह है कि समाज के लिए सेवा प्रदान करते हैं, बिल्कुल। इसमें का पहला। फिर है कि शैक्षिक संगठन की एक विशेषता यह है कि वे, तो ये भी जो है समाज के लिए आवश्यक है, बिल्कुल। इसमें का पहला। अगला देखिएगा कि शैक्षिक संगठन की एक अन्य विशेषता यह है कि वे, ठीक है, तो समाज में मूल्यों को बनाए रखते हैं, बिल्कुल। इसमें का पहला। शैक्षिक संगठनों की एक अन्य विशेषता यह है कि वे, ठीक है, तो वे जो है समाज के विकास में योगदान देते हैं, बिल्कुल। इसमें का पहला। फिर शैक्षिक संगठन की एक अन्य जो विशेषता यह है कि वे क्या करते हैं? समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल। इसमें का डी बच्चों। फिर है कि शैक्षिक संगठनों की एक अन्य विशेषता यह है कि वे समाज के लिए सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रभावी होने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल। इसमें का लगा दीजिएगा डी। 7 का बच्चों डी ऑप्शन लगाइएगा, पूर्ति आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी बच्चों आपका 8 नंबर है कि शैक्षिक संगठन की एक अन्य विशेषता यह है कि वे समाज में बदलते पेशेवर के अनुकूल होते हैं, बिल्कुल। इसमें का पहला लगा दो। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन कि शैक्षिक संगठन की एक अन्य विशेषता यह है कि वे, ठीक है, तो कैसे होते हैं बच्चों? तो कहोगे गतिशील होते हैं। अगला देखिएगा कि शैक्षिक संगठन की एक अन्य विशेषता यह है कि वे कैसे होते हैं बच्चों? तो कहोगे लक्ष्यहीन होते हैं, नहीं भैया, उद्देश्यपूर्ण होते हैं। इसमें का पहला। 10 नंबर क्वेश्चन का बच्चों पहला। 11 देखिएगा कि शैक्षिक संगठन की एक अन्य विशेषता यह है कि वे, तो शैक्षिक संगठन के बच्चों जो विशेषता में आ जाएगा, इसमें अव्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो अव्यवस्थित तो होते नहीं बच्चों, व्यवस्थित होते, इसमें का पहला। अगला देखिएगा कि शैक्षिक संगठन की एक अन्य विशेषता यह है कि वे, ठीक है, तो कैसे होते हैं बच्चों? अनुसारित होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का बच्चों पहला। फिर है कि शैक्षिक संगठन की एक अन्य विशेषता क्या है? ठीक है, तो इसकी विशेषता में आपको लगा देना है कि पारदर्शी होते हैं। फिर है कि शैक्षिक संगठन की अन्य विशेषता क्या है बच्चों? तो जवाबदेही भी होते हैं। फिर है कि शैक्षिक संगठन की विशेषता क्या है? तो योग्य भी है। और विशेषता की बात करें, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये भी क्या है बच्चों? आधुनिक होते हैं। फिर है कि शैक्षिक संगठन की अन्य विशेषता क्या है? तो ये जो है समावेशी भी होते हैं। 17 का पहला,
ठीक है, इसमें कभी बच्चों पहला है। 18 देखिएगा कि शैक्षिक संगठन की अन्य जो है विशेषता क्या है। ठीक है, तो इसकी विशेषता में भी आपके ये क्या है भैया, अस्थायी तो होंगे नहीं, स्थायी है बच्चों। इसमें का पहला। फिर है कि शैक्षिक संगठन की एक अन्य विशेषता यह है सहयोगी होते हैं, बिल्कुल। फिर है शैक्षिक संगठन की अन्य विशेषता क्या है, तो ये बच्चों जो है खुले होते हैं। इसमें का पहला। शैक्षिक संगठन की अन्य विशेषता क्या है, तो इसके द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इसमें का पहला। 21 नंबर का भी बच्चों पहला ही है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन की शैक्षिक संगठन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो इसकी बच्चों जो विशेषता है, इनका उद्देश्य जो है मनुष्य के विकास में सहायता करना। इसमें का पहला। फिर आपका है जो कि 23 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक संगठन में मानवीय संबंधों पर विशेष जोर दिया जाता है। इसका कारण क्या है बच्चों, ठीक है, इसका कारण क्या है, तो जो कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्यों के विकास में सहायता करना है, बिल्कुल। शैक्षिक संगठन में मानवीय संसाधनों का महत्वपूर्ण स्थान है, बिल्कुल। ये सभी इसमें का बच्चों डी। 23 नंबर क्वेश्चन का बच्चों डी। फिर 24 नंबर क्वेश्चन के शैक्षिक संगठनों का सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है, ठीक है। और इसका जो है कारण क्या है बच्चों, इसका कारण जो है शिक्षा समाज के मूल्यों को संरक्षित रखना है भी इसका कह सकते हो प्रभाव है या फिर उद्देश्य है। और शिक्षा जो है मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित भी करती है। शिक्षा मनुष्य को समाज के अनुकूल बनाती है, बिल्कुल। इसमें का डी। फिर है कि शैक्षिक संगठनों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे अपरिवर्तनशील होते हैं। तो इसका कारण क्या है बच्चों, तो समाज में जो कि परिवर्तन होते रहते हैं, शिक्षा के उद्देश्य भी बदलते रहते हैं, शिक्षा के साधन भी बदलते रहते हैं। इसमें का डी। फिर है कि शैक्षिक संगठनों के एक प्रमुख विशेषता क्या है बच्चों, तो उनका उद्देश्य जो है छात्रों में ज्ञान कौशल का विकास करना भी है। वे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। वे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र भी हो सकते हैं, बिल्कुल। इसमें का डी। फिर है कि शैक्षिक संगठनों की एक अन्य विशेषता क्या बच्चों, तो वे मानवीय संसाधन पर आधारित होते हैं। वे सामाजिक संस्थाएं भी है, वे जटिल भी हैं। इसमें का डी, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का बच्चों भी जो राइट आपका विकल्प आपका हो जाएगा, इसमें का डी। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन की शैक्षिक संगठनों में मानवीय संसाधनों की क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो वे शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में हेल्प करते हैं। वे संगठन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में भी मदद करते हैं। वे संगठन की जो संस्कृति है उसको विकसित करने में मदद करते हैं। इसमें का सभी। फिर है कि शैक्षिक संगठन को सामाजिक संस्थाएं माना जाता है क्योंकि वे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे समाज के मूल्यों आदर्शों को प्रतिबिंबित करते हैं। वे समाज के हितों को संरक्षित रखते हैं, सभी। इसमें का डी। फिर शैक्षिक संगठन जटिल होते हैं क्योंकि वे जो है कई तरह के कार्य करते हैं। वे कई तरह के संसाधनों का उपयोग भी करते हैं और कई तरह के लोगों से बने भी होते हैं। इसमें का डी। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक संगठनों की जटिलता के कारण उनके प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, तो मानव संसाधन प्रबंधन की चुनौती, और जो है संगठन की जो संरचना है इसकी चुनौती, और संसाधन प्रबंधन की चुनौती, सभी। इसमें का डी। फिर है कि शैक्षिक संगठनों में मानव संसाधन प्रबंधन की चुनौती का समाधान करने के लिए निम्नलिखित से जो उपाय किए जाते हैं, तो योग्य और अनुभवी शिक्षकों की भर्ती करना, शिक्षकों के लिए उचित प्रशिक्षण और विकास प्रदान करना, शिक्षकों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण से प्रदान करना है, सभी। फिर है कि शैक्षिक संगठनों में संगठनिक जो है संरचना की चुनौती का समाधान करने के लिए निम्नलिखित में से जो कौन से उपाय किए जा सकते हैं बच्चों, तो संगठित जो संगठनिक जो संरचना है इसके जो है कार्यों जिम्मेदारियों के आधार पर इसको तैयार करना, और संगठनिक जो संरचना को कुशल और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाना, और इस संरचना को जो है इसके जो संगठन के जो लक्ष्य हैं उद्देश्य के अनुरूप इसको बनाना, ये सभी। इसमें का डी। फिर है कि शैक्षिक संगठन में संसाधन प्रबंधन की चुनौती का समाधान करने के लिए निम्नलिखित में से जो उपाय किए जा सकते हैं, तो संसाधनों का प्रभावी कुशल जो उपयोग करना, संसाधनों का उपयोग करते समय पारदर्शिता जवाबदेही सुनिश्चित करना, संसाधनों का उपयोग करते समय निष्पक्षता समानता का जो ध्यान रखना है, सभी। इसमें का डी। फिर है कि शैक्षिक संगठन के प्रबंधन में सफलता के लिए महत्वपूर्ण क्या है बच्चों, एक तत्व कौन सा है, तो प्रभावी नेतृत्व कुशल प्रशासन, ये सभी बच्चों योग्य कर्मचारी। फिर 36 नंबर क्वेश्चन के शैक्षिक संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, ठीक है। तो इसका उद्देश्य जो है समाज सेवा हो जाएगा। शैक्षिक संगठन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, देखो समाज सेवा तो है ही, रोजगार प्रदान करना ये भी बच्चों हो सकता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा, ठीक है, शैक्षिक विकास। तो इसमें यह लगाओ शैक्षिक विकास, क्योंकि शैक्षिक संगठन का मतलब शिक्षा का विकास करना। अगला देखिएगा कि शैक्षिक संगठन के निर्देशक होते हैं बच्चों
तो शैक्षिक संगठन के जो निर्देशक होते हैं वो कौन होते हैं, तो कहोगे प्रबंधक होते हैं, इसमें का डी। फिर है कि शैक्षिक संगठन का समग्र विकास किसे कहा जाता है बच्चों, आपको बताना है। तो ये कहा जाता है शैक्षिक समृद्धि को, इसमें का सी। फिर है कि एक शैक्षिक संगठन की संगठनशीलता क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो एक संगठनशीलता जो है प्रबंधन का दक्षता स्तर है, इसमें का बी। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक संगठन की योजना नीतियों का निर्माण किसके द्वारा बच्चों किया जाता है, आपको बताना है। तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। फिर 41 नंबर क्वेश्चन के एक शैक्षिक संगठन के अंतर नियंत्रण का क्षेत्र क्या है बच्चों, तो प्रबंधन क्षेत्र बच्चों, इसमें का सी है। शैक्षिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण तंत्र क्या है बच्चों, तो पाठ्यक्रम है, इसमें का सी। फिर है कि शैक्षिक संगठन के लिए सामाजिक समर्थन का मूल्यांकन कौन करता है, आपको बताना है। तो इसका मूल्यांकन बच्चों शिक्षा आयोग करता है। फिर है कि शैक्षिक संगठन के लिए संसाधनों का निर्माण किसे कहा जाता है बच्चों, आपको बताना है। तो ये कहा जाता है संसाधन निर्माण को बच्चों। अगला देखिएगा कि शैक्षिक जो संस्थान है इसकी स्थापना, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना का क्या होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसकी स्थापना को बच्चों जो हम कहते हैं स्थापना दिवस कह सकते हैं स्थापना को, बिल्कुल। इसमें कब लगा दो बी। 45 का बी। फिर 46 देखिएगा कि शैक्षिक संस्थान के लिए न्यूनतम अध्यापक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए, आपको बताना है। ठीक है, तो 20 छात्रों पर एक जो है टीचर, इसमें का पहला, इसमें का पहला। अगला देखिएगा कि शैक्षिक जो कि संस्थान का सबसे शीर्ष प्रशासनिक पद क्या है, आपको बताना है। तो प्रधान अध्यापक है, इसमें का पहला। फिर है कि शैक्षिक जो संस्थानों के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम क्या है, आपको बताना है। तो इसका महत्वपूर्ण जो माध्यम हो जाएगा नामांकन प्रक्रिया। तो ये थे बच्चों आपके 48 क्वेश्चन, और मैंने क्वेश्चन कराए तो आपके 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए, 100 प्लस आपके क्वेश्चन हैं। और प्रत्येक हम यूनिट के जो भी हम लिखित कराएंगे क्वेश्चन, उसके बाद में हम सारे क्वेश्चन कराएंगे। और सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।